एक साल बीत चुका था। दुनिया वायरस के प्रकोप से उबर चुकी थी। कावेरी अब ग्लोबल रिसर्च फॉर लाइफ GRL का नेतृत्व कर रही थी। संगठन ने कई देशों में अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित की, जहां जैविक हथियारों और वायरस पर नियंत्रण के लिए शोध चल रहा था। लेकिन एक दिन GRL के मुख्यालय में एक अज्ञात स्रोत से संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुमने हमें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम अब भी जिंदा हैं। जो तुमने देखा वह केवल एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। इस संदेश ने GRL और दुनिया भर की सरकारों को सकते में डाल दिया। कावेरी ने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि इन्फेक्टस का एक गुप्त सदस्य डॉन कार्लोस अंटार्कटिका विस्फोट के दौरान बच गया था। डॉन कार्लोस ने अब वायरस का एक ऐसा संस्करण विकसित कर लिया था जिसे किसी भी जीव के DNA में छिपाया जा सकता था। यह वायरस तब तक निष्क्रिय रहता जब तक इसे सक्रिय करने का सिग्नल न मिले। कावेरी की टीम को यह भी पता चला कि डॉ कार्लोस ने इस वायरस के लिए एक कोड तैयार किया है, जो केवल एक खास सैटेलाइट के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। यह कोड दुनिया भर में फैले निष्क्रिय वायरस को तुरंत सक्रिय कर देगा, जिससे हर जगह तबाही मच जाएगी। अब कावेरी और उसकी टीम को न केवल डॉ कार्लोस को रोकना था, बल्कि सैटेलाइट के नियंत्रण को भी अपने हाथ में लेना था। डॉ कार्लोस का मुख्यालय दक्षिण अमेरिका के घने अमेजन जंगलों में छिपा हुआ था। कावेरी GRL की एक विशेष टीम के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जंगल में हर कदम पर झोंबी जैसे जीव जंतु थे, जो वायरस से प्रभावित होकर विकृत हो चुके थे। डॉ कार्लोस ने अपनी प्रयोगशाला को एक प्राचीन गुफा के अंदर छिपा रखा था। गुफा में एक गुप्त सुरंग थी, जो कई खतरनाक जालों और झोंबी रक्षकों से घिरी हुई थी। कावेरी और उसकी टीम ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल कर सुरंग के अंदर प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे मुख्य प्रयोगशाला के पास पहुंचे, उन्हें एक भयावह दृश्य दिखा। कार्लोस ने पहले ही वायरस को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कावेरी ने अपनी टीम के साथ कार्लोस का सामना किया। कार्लोस ने उन्हें रोकने के लिए एक नई प्रजाति के झोंबी को छोड़ दिया, जो इंसानों से तेज और ज्यादा आक्रामक थे। अर्जुन के बलिदान को याद करते हुए कावेरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्लोस को रोकने की कोशिश की। टीम ने बड़ी मुश्किल से सैटेलाइट कंट्रोल कोड को नष्ट कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में कावेरी को खुद वायरस के संपर्क में आना पड़ा। उसने जानबूझकर खुद को संक्रमित कर लिया ताकि टीम को समय मिल सके। कावेरी जानती थी कि वायरस को रोकने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। उसने प्रयोगशाला के सभी उपकरणों को नष्ट करने के लिए आत्मविस्फोट का विकल्प चुना। अपनी आखिरी सांस में उसने अपने भाई आशुतोष और अर्जुन की कुर्बानी को याद किया और अपने साथियों से कहा, अगर मेरी जान से लाखों लोग बच सकते हैं तो यह सौदा हमेशा सही रहेगा। कावेरी के बलिदान ने दुनिया को एक बार फिर बचा लिया। GRL ने डॉ कार्लोस के बचे हुए नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया। दुनिया ने कावेरी को हमेशा के लिए एक नायिका के रूप में याद किया। उसके नाम पर कावेरी मेमोरियल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, जहां जैविक खतरे रोकने और मानवता को सुरक्षित रखने के लिए काम जारी रहा। हालांकि वायरस और इन्फेक्टस को खत्म कर दिया गया था, लेकिन कावेरी की डायरी में एक चेतावनी लिखी हुई थी, जब तक इंसान लालच और सत्ता की भूख से मुक्त नहीं होगा, तब तक खतरा कभी खत्म नहीं होगा। कावेरी की मौत के बाद कावेरी मेमोरियल रिसर्च सेंटर KMRC दुनिया भर में जैविक और विषाणु अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। कावेरी के बलिदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और वैज्ञानिक समुदाय ने एकजुट होकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी ना हो। लेकिन इस शांति के बीच एक रहस्यमय घटना ने एक बार फिर डर का माहौल बना दिया। अफ्रीका के कांगो जंगलों में एक छोटे गांव से खबर आई कि वहां के लोगों में अजीबोगरीब लक्षण देखे गए हैं। गांव पूरी तरह से कट चुका था और जो लोग वहां पहुंचे वे या तो लापता हो गए या वापस नहीं लौटे। KMRC ने इस घटना की जांच के लिए एक टीम भेजी। इस टीम का नेतृत्व कावेरी की शिष्या डॉ आयुषी कर रही थी। वह कावेरी की तरह बहादुर और बुद्धिमान थी। जब टीम कांगो पहुंची तो उन्हें वहां के हालात देखकर झटका लगा। पूरा गांव सुनसान था।
चारों ओर सड़ांत का भयानक माहौल था, लेकिन एक चीज ने सबको चौंका दिया। ज़ोंबी वायरस के नए और खतरनाक लक्षण। यहां तक कि संक्रमित लोग अपनी स्मृति और आक्रामकता के साथ अब ज्यादा संगठित और चालाक हो गए थे। डॉ आयुषी ने जांच के दौरान पाया कि यह वायरस डॉ कार्लोस द्वारा बनाए गए वायरस का एक संशोधित संस्करण था। लेकिन यह कौन फैला रहा था? सभी सुराग एक नए संगठन की ओर इशारा कर रहे थे, शैडो लीजियन, जो इन्फेक्टस से भी खतरनाक और गुप्त था। शैडो लीजियन के पीछे कौन था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि यह संगठन जैविक हथियारों को नए स्तर तक ले जा रहा था। KMRC के मुख्यालय में कावेरी की पुरानी डायरी को फिर से देखा गया। डायरी में एक पेज मिला जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। उसमें लिखा था, अगर यह वायरस दोबारा उभरता है तो इसका मतलब है कि दुश्मन ने हमारे बीच छिपकर काम किया है। विश्वासघात सबसे बड़ा खतरा है। आयुषी और उनकी टीम ने KMRC के सभी रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राजीव शैडो लीजियन के लिए काम कर रहा था। वह कावेरी के अनुसंधानों को चोरी करके लीजियन तक पहुंचा रहा था। डॉ राजीव ने कबूल किया कि शैडो लीजियन का मकसद दुनिया को अपने घुटनों पर झुकाना और जैविक हथियारों के जरिए हर सरकार को नियंत्रित करना था। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि उनका अगला हमला ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। डॉ आयुषी और उनकी टीम को पता चला कि शैडो लीजियन का मुख्यालय हिमालय की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। वहां वे एक ऐसे सुपर वायरस पर काम कर रहे थे जो एक बार फैलने के बाद किसी भी दवा या इलाज से नहीं रुकेगा। आयुषी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व किया। इस बार उनकी टीम में वैज्ञानिकों के साथ साथ अनुभवी सैनिक भी शामिल थे। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में टीम ने शैडो लीजियन का गढ़ ढूंढ निकाला। वहां उन्हें पता चला कि लीजियन ने ओएनएमनी वायरस नामक एक घातक जैविक हथियार तैयार किया है जो हवा, पानी और मिट्टी में हमेशा के लिए सक्रिय रह सकता है। अंदर घुसते ही टीम का सामना शैडो लीजियन के उन्नत झोंबी और सशस्त्र गार्ड से हुआ। हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन आयुषी ने अपने नेतृत्व और बहादुरी से टीम को बचाते हुए गढ़ के अंदर के मुख्य प्रयोगशाला तक पहुंचाया। ओएमनी वायरस को नष्ट करने का एकमात्र तरीका पूरे मुख्यालय को नष्ट करना था। इसके लिए एक विस्फोटक सेट करना जरूरी था, लेकिन इसे मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ता। आयुषी ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे सभी बाहर निकल जाएं। उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, जैसे कावेरी ने किया था। आखिरी पल में आयुषी ने टीम को संदेश दिया, कावेरी दीदी ने मुझे सिखाया था कि मानवता की भलाई के लिए जान देना सबसे बड़ा सम्मान है। ये दुनिया हमेशा के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। आयुषी के बलिदान के बाद शैडो लीजियन का मुख्यालय नष्ट हो गया। ओएनएमनी वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आयुषी का नाम कावेरी के साथ दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। हालांकि खतरा टल चुका था, लेकिन जीआरएल और दुनिया ने यह सबक लिया कि जैविक हथियार केवल विज्ञान नहीं, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन सकते हैं। डॉ आयुषी और कावेरी की स्मृति में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कभी भी विज्ञान को विनाश का हथियार नहीं बनने देना। दुनिया में शांति लौट आई थी, लेकिन हिमालय की बर्फ में कहीं दबे एक लैपटॉप ने संकेत दिया कि शैडो लीजियन के कुछ सदस्य अब भी सक्रिय थे। आयुषी के बलिदान के 1 साल बाद दुनिया ने राहत की सांस ली थी। जीआरएल, ग्लोबल रिसर्च फॉर लाइफ, ने जैविक हथियारों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नियमों को और सख्त कर दिया था, लेकिन हिमालय में पाए गए लैपटॉप ने एक नया रहस्य खोल दिया। लैपटॉप में एक गुप्त फाइल थी जिसका नाम था नेक्रोप्लान 2.0। इस फाइल में संकेत था कि शैडो लीजियन का अगला चरण पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन इसका असली उद्देश्य और लोकेशन अस्पष्ट थी। जीआरएल ने तुरंत एक नई टीम बनाई, जिसका नेतृत्व डॉ आयुषी के सबसे करीबी साथी डॉ आर्यन कर रहे थे। आर्यन एक जीन वैज्ञानिक थे और आयुषी के बलिदान से प्रेरित होकर इस मिशन में शामिल हुए थे। लैपटॉप की जांच के दौरान टीम को पता चला कि शैडो लीजियन ने एक नए वायरस पर काम शुरू कर दिया था, जिसे नेक्रोकोड कहा जा रहा था।
यह वायरस न केवल इंसानों को ज़ोंबी में बदलता था, बल्कि उनके दिमाग को नियंत्रित कर सकता था, जिससे वे एक अजेय सेना बन जाते। नेक्रोकोड के परीक्षण का पता साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में मिला। आर्यन और उनकी टीम ने वहां एक गुप्त मिशन चलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक विशाल गुफा मिली, जो एक गुप्त प्रयोगशाला थी। अंदर उन्हें ज़ोंबी की एक नई प्रजाति मिली, जो पहले से ज्यादा ताकतवर, तेज और चतुर थी। शैडो लीजियन ने अपने वायरस के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने संक्रमित ज़ोंबी के शरीर में माइक्रोचिप लगाए थे, जो उन्हें दूर से नियंत्रित करते थे। आर्यन और उनकी टीम ने यह भी पाया कि इन माइक्रोचिप्स को सैटेलाइट के जरिए सक्रिय किया जा सकता था। इसका मतलब था कि यह वायरस केवल जैविक नहीं, बल्कि तकनीकी हथियार भी बन चुका था। जांच के दौरान टीम ने पाया कि शैडो लीजियन का असली नेता अभी भी जिंदा है। उसका नाम डार्क वेगा था। वह एक रहस्यमय वैज्ञानिक था, जिसने अपनी पहचान को छुपाकर सालों तक इस योजना पर काम किया था। डार्क वेगा का असली मकसद सिर्फ दुनिया पर कब्जा करना नहीं था। वह इंसानों के पूरे जीनोम को बदलकर एक नई प्रजाति बनाना चाहता था, जो पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करे। आर्यन और उनकी टीम को यह एहसास हुआ कि उन्हें न केवल वायरस को खत्म करना है, बल्कि डार्क वेगा के मुख्यालय को भी नष्ट करना होगा। यह मुख्यालय आर्कटिक के एक द्वीप पर स्थित था, जिसे ब्लैक आइसलैंड कहा जाता था। यह मिशन पहले के सभी मिशनों से ज्यादा खतरनाक था। टीम को न केवल ज़ोंबी और वायरस का सामना करना था, बल्कि आर्कटिक की कठोर जलवायु और डार्क वेगा की सुरक्षा प्रणाली से भी निपटना था। ब्लैक आइसलैंड पहुंचते ही टीम पर ज़ोंबी और शैडो लीजियन के गार्ड्स ने हमला कर दिया। आर्यन ने अपने तकनीकी कौशल से सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने की कोशिश की, जबकि टीम के बाकी सदस्य ज़ोंबी से लड़ते रहे। मुख्य प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि डार्क वेगा ने नेक्रोकोड को सक्रिय करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वायरस को रोकने के लिए टीम को एक जटिल मशीन को निष्क्रिय करना पड़ा। मशीन को निष्क्रिय करने के लिए किसी को इसे मैन्युअली ओवरराइड करना था। यह एक आत्मघाती कदम था। आर्यन ने खुद यह जिम्मेदारी ली। आर्यन ने अपने साथी को संदेश दिया, कावेरी और आयुषी ने हमें सिखाया कि मानवता की भलाई के लिए बलिदान ही असली जीत है। यह मेरी बारी है। उन्होंने मशीन को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसके साथ ही एक विस्फोट में उनकी जान चली गई। टीम ने आर्यन के बलिदान का फायदा उठाया और डार्क वेगा को पकड़ लिया। उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। डार्क वेगा की योजनाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। नेक्रोकोड वायरस का हर अंश खत्म कर दिया गया। आर्यन का बलिदान और उनकी टीम की बहादुरी ने एक बार फिर साबित किया कि मानवता की शक्ति किसी भी खतरे से बड़ी है। कावेरी, आयुषी और आर्यन की याद में जीआरएल ने एक नई पहल शुरू की, ग्लोबल यूनिटी फॉर लाइफ, जो विज्ञान का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए करेगी।